नमस्कार साथियों। आज जूता कथा यानी कि जूता एक बार फिर सुर्खियों में, इस पर बात करते हैं। जूता जिसका असली मकसद पैरों को राह के कांटों, कंकर पत्थरों से बचाना था, कभी कभी अपने मूल काम से हटकर भी सुर्खियों में आ जाता है। खासकर तब जब कोई इसे पैरों से निकालकर हथियार बना ले। इन दिनों फिर वही हुआ है। मामला राजधानी दिल्ली का है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा, लिहाजा चर्चा का दायरा भी बड़ा है। जूते की खोज करने वाले ने शायद कभी इसके इस उपयोग के बाबत सोचा हो, पर हम भारतीयों को जूते के इस उपयोग का पता तभी चल गया था जब बाबा के ज़माने में यह पनही हुआ करती थी। तभी हमने इसे मल्टीपर्पज टूल बना दिया था। तब घर के किसी मवेशी के मरने के बाद उसकी खाल उतारने के लिए ले जाने वाले बाबा के नाप की एक दो पन्ही बना देते थे। वह एक अघोषित शर्त थी। पन्ही पैर बचाती थी या काटती थी, यह आज तक अबुझ सवाल है। पहनते ही पैर छिल जाते तो अय्या उसमें करवा तेल डालकर नरम करती। तब भी मुहावरा था, इहे मुहबा पान खाला, इहे मुबहा पनही। अर्थात साफ था कब किसे पान पेश करना है और कब पनही, ये वक्त तय करता था। तब भी पनही स्टेटस सिंबल थी। पैर काटने के बावजूद लोग मेले ठेले बाजार या रिश्ते में जाने के लिए इसे पहनते थे, क्योंकि पन्ही वाले होना नंगे पांव रहने से बेहतर माना जाता था। पन्ही बाबा और बैलों के साथ ही अतीत में चली गई। अब कोई याद भी नहीं करता, और उस दौर में गुस्सा भी पन्ही से ही ठंडा किया जाता था। जूता मारने वालों से ज्यादा कुशल होते थे गिनने वाले। जूते की मार का क्या कहना। कभी फेंक कर मारे जाने के कारण यह सुर्खियों में आता है, तो कभी कम समय में रिकॉर्ड प्रहार के लिए। मारने वाले से ज्यादा कुशल तो गिनने वाले होते हैं, जो तुरंत बता देते हैं कि कितनी देर में कितने जूते पड़े। कभी कभी तो जूते भिगो कर मारे जाते हैं, ताकि सीधा असर दिल पर पड़े। और हाँ, पैसे ले लो, जूते दे दो जैसी गीतों ने जूते के क्रेज को नई ऊंचाई दी थी, और सालियों के लिए बोनस भी बना दिया था। कई बार तो जूते से ज्यादा दाम जूता चुराने वालों को देने पड़ते हैं। एक डायलॉग अब तक याद है, 5 दशक बात पुरानी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दिनों की। मेरे मित्र के ताऊजी पुलिस में दारोगा थे। एक बार बिना वर्दी के हमसे मिलने आए। रिक्शे वाला ज्यादा किराया मांग बैठा। ताऊजी गरजे, निकालूंगा जूता, मारूंगा 100, गिनूंगा 1। मैं और रिक्शे वाला दोनों सहम गए। मन ही मन हिसाब लगाया, अगर ये 100 में 1 गिन रहे हैं तो बेचारे के 5-10 भी पड़े तो राम नाम सत्य है। आज जूते को मिलती लगातार सुर्खियों से चप्पल और सैंडलें उदास हैं। डर है कहीं ये डिप्रेशन में न चली जाएं, जबकि निकाल कर मारना तो इन्हें आसान है। एक समय इसका भी जलवा था। भोजपुरी गायक बालेश्वर यादव जब गाते थे, चप्पल की ऊंचाई अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो हर सैंडल के नीचे डंडा लगा दिया जाएगा, तो पूरा मंच झूम उठता था। तब सैंडलें भी गर्व से मुस्कुराती थीं, पर अब चप्पल और जूते के बीच सैंडविच बन गई। घर की चट्टी और खड़ाऊं तो बंटवारे में हिस्सा ही नहीं पा सकी,
और पीटी शू और पीटी पीरियड के साथ इतिहास हो गया। चप्पल सबसे समझदार निकली। इसने घर, बाहर और बाथरूम तीनों पर कब्जा कर लिया। अपने लचीलेपन और सस्ते रखरखाव की वजह से इसकी रेंज बढ़ती गई। फीता टूटा तो बदल दो और फिर चल पड़ो। घिसी चप्पल पहनने का सुख ही अलग है। पैर का आधा हिस्सा चप्पल में, आधा जमीन पर, यानी जमीन से जुड़े रहने का वास्तविक अनुभव। घिसी चप्पल चोरी हो जाए तो दुख नहीं होता, और अगर थोड़ी देर इंतजार करो तो बदले में कोई दूसरी घिसी हुई चप्पल जरूर मिल जाती है, वो भी मुफ्त में और संवेदनात्मक रूप से फिट। यही कारण है कि चप्पल घिसना अब तक जिंदा मुहावरा है। हाल के दिनों में जब माननीयों ने हवाई जहाज में हवाई चप्पल का जिक्र किया तो इसका स्टेटस और बढ़ गया। अब यह केवल फुटवियर नहीं, समरसता का प्रतीक बन गई है। जूते की चमक अपनी जगह पर इसकी सीमाएं भी हैं। इसका दायरा चप्पल जितना विस्तृत नहीं हो पाया है। ऑफिस और ट्रैक तक तो ठीक, पर किचन और बाथरूम में इसकी एंट्री वर्जित है। कभी नागरा जूता उम्रदराज लोगों की पहचान था। हर काबिल बेटा पिता के लिए साल में एक आध जोड़ी जरूर लाता था। बरसाती जूते चप्पल की भी कभी सीजनल धूम थी, अब नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।